नमस्कार, मैं हूं आबिद हुसैन। कक्षा 9 विषय वाणिज्य, बही खाता तथा लेखा शास्त्र के तत्व के अध्याय 5 लेखांकन की प्रक्रिया एवं आधार। सबसे पहले हम लेखांकन की प्रक्रिया का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि लेखांकन की प्रक्रिया होती क्या है। तो लेखांकन प्रक्रिया से अभिप्राय लेन देनों के अभिलेखन करने, सारांश तैयार करने अर्थात तलपट एवं वित्तीय विवरणों के निर्माण हेतु लेखांकन की कार्यविधि के अनुक्रम से है। इस प्रकार लेखांकन कार्यविधि या प्रक्रिया वित्तीय व्यवहारों यानी लेन देनों की पहचान से प्रारंभ होती है और जनरल लेजर, तलपट, आर्थिक चिट्ठे के निर्माण, विश्लेषण, विवेचन एवं निर्वचन तथा सूचनाओं की रिपोर्टिंग तक एक चक्र का रूप ग्रहण करती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम जो लेखांकन का कार्य करते हैं तो उसे हम कैसे कैसे पहले लिखते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेन देन की पहचान करते हैं, ठीक है। अगर कोई लेन देन हुआ है तो उसका पहचान करेंगे, कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा। उसकी पहचान कर प्रभावित होने वाले खातों की पहचान करके हम क्या करेंगे, पहले जनरल में लिखा करेंगे, उसके बाद फिर उसका लेजर में हम पोस्टिंग करेंगे। फिर उस लेजर की सहायता से हम यानी खाता बही की सहायता से हम क्या करेंगे, तलपट बनाएंगे और तलपट की सहायता से आर्थिक चिट्ठे का निर्माण। आर्थिक चिट्ठे का निर्माण अंतिम खाते, तो अंतिम खाते में हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट हम का निर्माण करते हैं और उसके आधार पर क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, विवेचन और सूचनाओं का रिपोर्टिंग तक जो चक्र होता है उसे हम क्या कहेंगे, लेखांकन चक्र। तो इस प्रकार लेखांकन चक्र क्या है, तो सबसे पहले वित्तीय लेन देनों की पहचान करना, उसके बाद प्रमाणक तैयार करते हैं, फिर लेन देनों का अभिलेखन यानी प्रारंभिक लेखा रोजनामचा में करते हैं और रोजनामचा में किए गए लेखों को क्या करते हैं, लेन देन का वर्गीकरण यानी खाता बही में पोस्टिंग करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, खाता बही में हम खातों का शेष यानी बाकी निकालते हैं और उसके बाद तलपट तैयार करते हैं। तलपट तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं कि वित्तीय विवरण अर्थात यानी कि अंतिम खाते तैयार करते हैं, यानी वित्तीय विवरण, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि विश्लेषण, विवेचन तथा निर्वचन, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लेखांकन अनुपातों की गणना की जाती है, ठीक है, जिससे व्यवसाय की तरलता, हम लोग बैलेंस शीट के या फिर वित्तीय विवरण के आधार पर क्या, तो उसमें हम बहुत सारे उस पर पिछले वर्ष या उसमें अनुपात निकालते हैं कि आखिर हमारा व्यापार कैसा चल रहा है, हमारा व्यवसाय की तरलता क्या है, उसकी शोधन क्षमता यानी सोल्वेंसी क्या है, उसमें क्या प्रॉफिट यानी लाभदायकता हो रहा है, उससे हमें पता चलता है। इन्हीं के आधार पर क्या होता है, लेखांकन में हित रखने वाले लोग अपनी आवश्यकता अनुसार निर्णय लेते हैं। तो व्यापार में हित रखने वाले व्यापार का स्वामी, उसके लेनदार, उसके इन्वेस्टर, उसके प्रबंधक आदि शामिल होते हैं। अब लेखांकन प्रक्रिया को लेखांकन चक्र यानी अकाउंटिंग साइकिल भी कहा जाता है। अब हम बात करें कि लेखांकन के आधार। तो लेखांकन कई आधार पर किया जाता है। लेखांकन का रोकड़ आधार यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का उपार्जन आधार यानी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और लेखांकन का मिश्रित आधार यानी हाइब्रिड मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक एक कर हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो लेखांकन का रोकड़ आधार, लेखांकन का रोकड़ आधार वह प्रणाली है जिसमें लेन देनों का लेखा तब किया जाता है जब रोकड़ को प्राप्त किया जाता है या दिया जाता है। यानी कि इसके नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि जब रोकड़ आएगा या रोकड़ जाएगा तभी इसका हम इस आधार पर हम इसका लेखा करते हैं। जैसे जब कोई भुगतान या प्राप्ति देय होती है तब उसका लेखा नहीं किया जाता है। अतः उधार सौदों का लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि सौदे यानी लेन देन की रोकड़ नगद में प्राप्त नहीं हो जाती है अथवा भुगतान नहीं किया जाता है। उदाहरण, यदि दिसंबर 2019 का ब्याज जनवरी 2020 में भुगतान किया जाता है तो इसका लेखा पुस्तकों में जनवरी 2020 में किया जाएगा, भले वो दिसंबर 2019 का है, लेकिन जब उसका भुगतान होता है तभी उसका लेखा बहियों में किया जाएगा। अब बात करें कि इस तरह का लेखांकन कौन कौन से रखते हैं, तो सरकारी लेखांकन मुख्यतः रोकड़ प्रणाली पर ही अपने लेखे करती है। पेशेवर व्यक्ति जैसे लेखापालक, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रबंधक, मैनेजर, यानी जो भी प्रोफेशनल हैं, ठीक है, वो अपने खाते किस आधार पर रखते हैं, तो रोकड़ आधार पर ही रखते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं जो
व्यापार तो नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें अपना खाता रखना पड़ता है। जैसे स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, क्लब, ट्रस्ट आदि के द्वारा भी इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें लेखांकन का उपार्जन आधार। इसके अंतर्गत लागत तथा आय की मान्यता उसी अवधि में मिल जाती है जिसमें लेन देन हुए हैं। इस प्रणाली के अनुसार उपार्जन एक अवधि में हो सकता है और रोकड़ प्राप्ति या रोकड़ का भुगतान दूसरी अवधि में हो सकता है। मतलब ये हुआ कि हमें वो रकम मिला है या नहीं मिला, हमने भुगतान किया है या नहीं किया है, अगर वो घटना घट चुकी है, ठीक है, तो हमें वो क्या होगा कि हम उसको व्यय या आय मान लेते हैं, उसका लेखा हम लोग करते हैं। सभी व्यापारिक संस्थाएं उपार्जन आधार पर ही लेखा करते हैं। अगर हम किसी का जो हमें नगद प्राप्त नहीं हुआ और हम उसको नहीं लिखते हैं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें किससे कितना लेना है। तो व्यापारी संस्थाएं ज़्यादातर उपार्जन आधार पर ही अपने लेखांकन रखती हैं। लेखांकन का उपार्जन आधार आगम मान्यता सिद्धांत तथा मिलान सिद्धांत पर आधारित है। इस आधार को लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली भी कहा जाता है। संक्षेप में उपार्जन आधार का फोकस आय की वसूली, लागत तथा कालातीत व्ययों के साथ आय की वसूली के मिलान पर होता है। अब हम बात करें कि लेखांकन का मिश्रित आधार। तो जब लेखांकन में आंशिक रूप से रोकड़ आधार तथा आंशिक रूप से उपार्जन आधार का प्रयोग किया जाता है तो इसे लेखांकन का मिश्रित आधार कहा जाता है। मैंने लेखे कुछ आंशिक आधार पर, कुछ हम रोकड़ आधार पर कर रहे हैं और कुछ उपार्जन आधार पर कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर कर रहे हैं, तो ये लेखांकन का मिश्रित आधार कहलाता है। मिश्रित आधार के अनुसार आय तथा संपत्तियों को नकदी आधार पर यानी कैश बेसिस पर लेखांकित किया जाता है और व्ययों तथा दायित्वों को उपार्जन आधार पर अभिलेखित किया जाता है। धन्यवाद।